मेरा नाम नौशीन है और मेरी उम्र उस वक्त 24 साल है। मेरी छाती 42 की और बाकी जिस्म समाट है। मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 2 साल है। मेरे शौहर एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूं कि मैं शादी से पहले ही 5 लोगों से ची करवा चुकी थी और अब तो मेरे शौहर के अलावा भी बहुत से लोड़ी चौ चुके हैं, जिनमें मेरे शौहर के बास और इनके दोस्तों के अलावा मेरे शौहर के दोस्त, महल्लेदार और इनके बच्चे और हमारा मालिक मकान भी शामिल है। और मेरी इन चियोहे में से ज्यादातर में मेरे शौहर मेरे साथ ही थे, मगर कई लोहे से मैंने अकेले ही चुवा है, जैसे कि टेलर, मास्टर, दूध वाला, सब्जी वाला। यानी मेरे जिंदगी में मर्दों और अकले हुए लोहे की कमी नहीं है। मेरे शौहर ने मेरे साथ मिलकर मेरी 2 बहनों और अपनी ही एक बहन को भी चौदी हुआ है और हम अक्सर मिलकर बीवियों की अदला बदली करके भी अक्सर ची करते हैं। अपनी जिंदगी की इस कहानी में मैं कोशिश करूं कि अपनी चौथ के साथ होने वाली उन वारदातों की तमाम तफसील आपको सुना सकूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैं इन दिनों 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी और मुझे छोटी 2 बहनें आसमा और नौरीन थी। आसमा 8वीं जमात में थी और नूर 6ठी क्लास में पढ़ रही थी। ये वो दिन थे जब मेरे जिस्म में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई थीं। छाती पर जहां सिर्फ बारीक बारीक से 2 निप्पल थे, अब वो जगह उभर कर टमाटर की तरह बाहर को निकल रही थी और नीचे भी मेरी चौथ के पास बारीक बारीक से काफी सारे बाल उग गए थे। कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज का खून आया तो मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। मैंने अपनी उम्मी से बात की तो उन्होंने इस बारे में मुझे समझाया और मैंने इस बात को समझकर कपड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे शुरू में चलने में अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरी सहेलियों को जब ये पता चला तो मेरी एक सहेली इरम, जो मुझसे उम्र में तकरीबन 2 साल बड़ी थी, उसने मुझसे कहा, नौशी तो अब जवान हो गई है, तेरे घर वालों को भी तेरी शादी की फिक्र हो गई होगी। फिर हंसते हुए मेरे कान में कहा कि जो लिंग तेरी चौथ मारेगा वो भी अब जवान हो गया होगा। साथ ही इसने हल्के से मेरे गाल पर पप्पी भी कर ली। मेरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया, मगर मुझे ये बात ठीक से समझ नहीं आई थी और फिर बात रफ दफ हो गई। एक दिन मुझे उम्मी ने बताया कि अगले महीने की 5 तारीख को इनकी एक कजिन की शादी है, जिसके लिए हमें कराची जाना पड़ेगा। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं परेशान सी हो गई। उम्मी ने मेरी परेशानी देखी तो कहने लगे, क्या हुआ नौशी, तो परेशान क्यों हो गई बेटा? तो मैंने कहा कि उम्मी 3 तारीख से मेरी क्लास में टेस्ट शुरू हो रहे हैं और मैंने इनके लिए बहुत तैयारी की है। अगर मैं कराची चली गई तो मेरे टेस्ट मिस हो जाएंगे। ये बात सब कर उम्मी भी परेशान हो गई और मुझे कहने लगे कि हम लोग शादी में नहीं जाएंगे, तुम परेशान मत हो। मगर मैंने कहा कि उम्मी कोई बात नहीं, अब लोग कराची चले जाएं, मैं 1 हफ्ता इरम के घर रह लूंगी और उस तरह हम दोनों मिलकर टेस्ट की तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। अम्मी कुछ सोचकर चुप रुक गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे अबू से मशवरा करके बताऊंगी कि क्या करना है। शाम को जब अबू आए तो उम्मी ने उनसे पता नहीं क्या बात कर, मगर उम्मी ने मुझे कहा कि इरम को कहना कि अपनी उम्मी से कहे कि वो दोपहर में घर पर ही रही, मैंने उनसे मिलने आना है। दूसरे दिन स्कूल में जब मैंने इरम को सारी बात बताई तो वो खुश हो गई और उसने मुझे गले से लगा लिया और मेरे दोनों गालों पर पप्पी की। जब मैं स्कूल से वापस आई तो उम्मी ने कहा, नौशी बेटा जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, इरम के घर जाना है, क्योंकि जल्दी वापस आकर घर का काम भी करना है। आधे घंटे बाद तैयार होकर मैं उम्मी के पास आई और हम इरम के घर चले गए। हमारी दस्तक के जवाब में इरम ने आकर दरवाजा खोला और हमें अंदर ले आई। वहीं बातों बातों में उम्मी ने उनके घर आने का मकसद उन्हें बताया तो इरम की उम्मी ने कहा, बाजी ये नौशी बेटी का अपना घर है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकती है और उसी बहाने ये दोनों सहेलियां मिलकर पढ़ाई भी करती रहेंगी। मैं भी खुश हो गई, मगर इरम मुझे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। चाय वगैरह पीकर हम वापस अपने घर आ गए। अगले हफ्ते मेरे घर वालों ने कराची जाना था। इरम बहुत खुश थी।
और रोज मुझसे पूछती थी कि कब तेरे घर वाले कराची जाएंगे। मुझे इसके इस सवाल पर बहुत प्यार आता था। मुझे लगता था कि इसकी कोई बहन नहीं है। शायद इसलिए इरम चाहती है कि मैं जल्द अज जल्द इसके घर रहने आ जाऊं। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे घर वाले कराची जा रहे थे। हम सब इनको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, यानी में इरम, इसके उम्मी और अबू और उसका छोटा भाई जो उस वक्त तकरीबन 8 साल का था। जब गाड़ी चली गई तो हम लोग स्टेशन से KFC गए और खाना वगैरह खाकर रात को तकरीबन 10 बजे के करीब घर वापस पहुंच गए। घर पहुंचकर इरम के उम्मी और अबू तो अपने कमरे में चले गए और मैं, इरम और काशिफ, इरम का छोटा भाई, इरम के कमरे में आ गए। काशिफ भी इरम के साथ ही इसके कमरे में सोता था। इसका बेड भी इरम के बेड के साथ ही था, मगर दरमियान में एक छोटी सी टेबल रखी होने की वजह से इसका बेड थोड़ा दूर था। कमरे में आकर इरम ने काशिफ को कहा कि काशिफ, हमने कपड़े चेंज करने हैं, तुम थोड़ी देर के लिए बाथरूम में जाओगे। और वो बाथरूम में चला गया। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से नाइट सूट निकालकर मुड़ी तो मैंने देखा कि इरम मेरे सामने नंगी खड़ी हुई थी और अपना बजियर अता रही थी। आज पहली बार मैं किसी जवान लड़की को नंगा देख रही थी। इसके बड़े बड़े दूध बज्र में से बाहर निकलने को थे, मगर उसकी चौथ पर मेरी तरह बाल नहीं थे। मुझे उस तरह तकता हुआ देखकर वो हंसने लगी और कहने लगी, जल्दी से कपड़े बदल लो, काशिफ आ गया तो दोनों को नंगा देख लेगा। मैंने झिझकते हुए अपनी कमीज उतारी तो मेरे दूध देखकर इरम ने कहा, नूशी, तेरे दूध तो अभी बहुत छोटे हैं, उनको तो काफी बड़ा होना चाहिए था। मैंने कहा कि आहिस्ता बोलो, कहीं काशिफ ना सुन ले। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदल लिए तो इरम ने काशिफ को आवाज दी और वो बाथरूम से बाहर आ गया। इसने भी बाथरूम में ही कपड़े बदल लिए थे। हम दोनों बेड पर लेटी हुई थी। इरम का बेड छोटा था, सिर्फ एक बंदा ही इस पर सो सकता था। मैंने इरम से कहा कि यार इरम, तेरा बेड तो काफी छोटा है, इस पर हम दोनों ठीक से नहीं सो सकती। वो कहने लगी कि उम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं काशिफ को दूसरे कमरे में सुला देती हूँ, तुम दोनों सहेलियां आराम से कमरे में सोना। कल उम्मी इसका बिस्तर ड्राइंग रूम में लगवा देंगी। मुझे घर वालों की याद आ रही थी इरम, और मैंने बातें करनी शुरू कर दी और काशिफ भी सो गया। बेड छोटा होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपक कर लेटी हुई थी। अचानक इरम ने मेरी तरफ करवट ले ली और अपनी एक टांग मेरी टांगों पर उस तरह रख ली कि इसका घटना मेरी चौथ के पास आ गया और अपना एक हाथ उसने मेरे सीने पर रख लिया। मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया और हम बातें करते रहे। बातों बातों में वो अपनी टांग को मेरी जांघों पर धीरे धीरे रगड़ रही थी और उसका हाथ धीरे धीरे रेंगता हो मेरे माल्टे के साइज के दूधों की तरफ बढ़ रहा था और ये मुझे महसूस भी हो रहा था। अचानक इरम ने कहा, यार तेरे मम्मी तो अभी बहुत छोटे हैं, मेरे मम्मी देख कितने बड़े हो गए हैं। मैंने कहा पता नहीं, मगर उम्मी कह रही थी कि वक्त के साथ साथ ये बड़े हो जाएंगे और मुझे भी तेरी तरह बजियर पहनना पड़ेगा। जब मैं ये बात कर रही थी इसी वक्त उसने पूरा हाथ मेरे एक दूध पर रख दिया और उसको उस तरह धीरे धीरे सहलाने लगी जैसे डॉक्टर चेक करता है। जब वो मेरे दूध से छेड़छाड़ कर रही थी तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी, जैसे कोई हल्की हल्की सी गुदगुदी हो जो कि बहुत मस्त कर रही थी। मेरे लिए फीलिंग बिल्कुल नई थी। मैं खामोश होकर उसकी बातें सुन रही थी और वो बातें करते हुए मेरे दूधों को भी सहला रही थी और मेरी जांघों पर अपनी टांग भी रगड़ रही थी। अचानक मुझे एक बात याद आई और मैंने इरम से पूछा कि यार, एक दिन तूने कहा था कि जो लिन मेरी चौथ मारेगा वो भी जवान हो गया होगा, इसका मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इरम धीरे से हंस पड़ी और बड़े प्यार से मेरे गाल पर पपीले मुझे कहने लगी, नूशी तो बहुत भोली है, मैं तुझे कल ये सब समझाऊंगी जब काशिफ यहाँ नहीं होगा। और उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में दबा लिया और मेरे होंठों पर उस तरह से किस की कि मेरे दोनों होंठों को अपने होंठों में दबाकर हल्का सा चूसा और फिर मुझे कहने लगी, अब सो जा, सुबह स्कूल से लेट हो जाएंगे।
अगली सुबह हम तकरीबन 6:30 बजे ही उठ गए थे। जल्दी जल्दी तैयार होते हुए मेरे जहन में रात की कोई बात भी नहीं थी। स्कूल में भी मसरूफियत बस नॉर्मल सी ही रही। दोपहर को स्कूल से आकर हम लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। अभी हम अंदर जाकर बैठे ही थे कि इरम की उम्मी भी कमरे में आ गई और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए इरम से मुखातिब होकर कहने लगे कि मैं जरा पड़ोस में ही किसी के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। मैं तकरीबन 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम लोग आराम से बैठकर पढ़ना और बातें करना, और हाँ भाई को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, तुम दरवाजा अंदर से बंद रखना। इरम ने कहा, आप फिक्र ना करें उम्मी, में और नौशी मिलकर बर्तन धो लेते हैं। इरम की उम्मी हम दोनों को प्यार करके कमरे से चली गई। नौशी ने खुशी से मुझे सीने से लगा लिया और मेरे गालों पर पपाहे करनी शुरू कर दी। मुझे इसकी इस अदा पर बहुत प्यार आ रहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, मगर इसका प्यार मुझे कुछ अलग सा अजीब सा लग रहा था, जिसमें मुझे एक सनसनी सी महसूस हो रही थी, जिसका एहसास ही मस्त सा कर देता था। मैं हंसते हुए इसको खुद से अलग किया और उसको कहा, बस कर यार, क्या हो गया है तुझे। हम दोनों ही इस बात हर हंस पड़ी और इरम उठकर कमरे की बिखरी हुई चीजें इकट्ठी करने लगी। थोड़ी देर बाद इरम की उम्मी ने इसको आवाज दी कि वो आकर दरवाजा बंद कर ले। इरम दरवाजा बंद करने चली गई और मैं बेड पर नीम दराज होकर सोचने लगी कि इरम मुझे कितना प्यार करती है। यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इरम के घर वाले भी तो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। अचानक इरम की आवाज आई तो मैंने देखा कि वो अपना दुपट्टा लहराती हुई गाना गाती हुई आ रही थी। हम तुम एक कमरे में बंद हूं और चाबी खो जाए। और फिर वो हंसते हुए मेरे साथ लेट गए। मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने हंसते हुए इससे पूछा कि इरम, किया तो मुझसे प्यार करती है? पहले तो इसने फौरन ही कहा, ऑफ कोर्स यार, आई लव यू माई स्वीट हार्ट, तो मेरी बेस्ट एवर फ्रेंड है यार। मगर नौशी तो ने ये बात क्यों पूछी? इसके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार उभर आए थे। मैंने इसको परेशान देखते हुए झट से कहा, यार तो मुझे जिस तरह से प्यार करती है, मतलब मुझे चूमती है, मेरे जिस्म से खेलती है, मुझे अजीब सा लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। मीर मकसद तुझे परेशान करना नहीं था। इस बार मैंने इसी के अंदाज में इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके दोनों गालों को प्यार से चूमा तो इसने आंखें बंद कर ले। मैंने मुस्कुराते हुए पहले इसकी दोनों आंखों पर चूमा और फिर इसके माथे पर। अचानक इसको न जाने क्या हुआ कि इसने एकदम से खुद को मुझसे छुड़ा लिया और मुझे कहने लगी, तो भी बहुत कमीनी है। हम हंसने लगे। फिर उसने पूछा, अच्छा किया पहनेगी? तो मैं सोचने लगी तो वो कहने लगी, चल मैं सिलेक्ट करती हूँ तेरे लिए। फिर उसने अलमारी में से मेरे कपड़ों में से मेरा एक सूट सिलेक्ट किया और फिर उसने अपना एक सूट निकाला। मैंने देखा कि प्रिंट तो अलग थे, मगर हम दोनों के कपड़ों का रंग पिंक था। वो कपड़े प्रेस करने लगी और हम इधर उधर की बातों में लग गए। फारिग होकर इरम कहने लगी, यार पहले नहाकर फ्रेश होते हैं, फिर कपड़े चेंज करेंगे। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। मैं मान गई। इरम ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले गई। अंदर जाते ही इसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ ही मुंह रखते हुए अपनी कमीज उतारनी शुरू कर दी। और शलवार उतारने के बाद मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं खामोश खड़ी अजीब सी नजरों से इसे देख रही थी। इसने स्किन कलर का ब्लेजर पहना हुआ था जिसमें इसके गोल मटोल गुलाबी मम्मी बमुश्किल फंसे हुए थे। वो मुझे देखते हुए मुस्कुराई और कहने लगी, शर्माती क्यों है यार, मेरे पास भी वही सब कुछ है जो तेरे पास है। चल ना इकट्ठे ही नहाते हैं। और मेरी कमीज को ऊपर उठा दिया। मैंने भी बाजू ऊपर कर लिए और उसने ऊपर को खींचकर मेरी कमीज उतार दी। फिर उसने मेरा छोटा सा ब्लेजर उतार दिया। इस वक्त मेरे मम्मी सिर्फ 32 के थे और इस वक्त वो गोल मटोल नहीं थे, बल्कि नोकदार मगर सख्त थे। शलवार उतारने की बारी हुई तो उसने कहा, यार अब इतनी भी अलसी मत बनूं। और फिर शावर के नीचे जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। ने भी अपनी शलवार उतार दी
और जेकित हुई इसकी तरफ बड़ी पानी से भीगे हुए जिस्म पर इसका बजियर बहुत सख्ती से फंसा हुआ था। मैं उसकी तरफ गई तो इसने मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे भी शावर के नीचे कर लिया और मुझे बहुत जोर से अपने सीने से लगा लिया। मैंने बजियर उतार दिया था। मुझे इसके नंगे जिस्म का एहसास बहुत मसहूर कुन सा लग रहा था और जिस तरह वो मुझसे चिपकी हुई थी और उसके हाथ धीरे धीरे मेरी कमर पर रेंग रहे थे, मुझे लग रहा था कि इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जिस्म अजीब सा करंट दौड़ने लगा। मैंने इसको एकदम खुद से अलग किया तो हम दोनों ने एक साथ एक लंबा सांस लिया और एक दूसरे की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। इरम ने साबुन लिया और अपने जिस्म पर मिलने लगी। मैं उसके पीछे खड़ी हुई थी और उसके बालों में हाथ फेर रही थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरे जिस्म पर साबुन मिलने लगी। जैसे जैसे वो मेरे जिस्म पर साबुन मिल रही थी मेरी आंखों में एक नशा सा उतर रहा था, मगर मैं नॉर्मल सा फेल करवा रही थी। इसने मेरी चौथ के बाल देखे तो कहने लगी, यार तूने पहले कभी भी अपनी चौथ के बाल साफ नहीं किए। इस बार मुझे इसके मुंह से अपनी चौथ का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, यार मुझे उम्मी ने समझाया तो था, मगर अभी मैंने उनको साफ करने की जरूरत महसूस नहीं की। इरम कहने लगी, रुक मैं तेरा इलाज करती हूँ। वो उठी और एक अलमारी में से एक लोशन निकाल कर लाई और मुझे कहा कि अपने जिस्म से साबुन धोकर मेरे पास आ जा। हम दोनों शावर के नीचे आ गई और फिर अपना जिस्म धोकर उसने मुझे एक साइड पर बिठा दिया और मेरी टांगे खोलकर मेरे सामने बैठ गई। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, मगर इरम किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह मेरी चौथ का मुआयना कर रही थी। फिर उसने मेरी चौथ के बालों पर वो लोशन लगाया और कुछ देर मुझे इस बारे में समझाती रही। थोड़ी देर बाद उसने एक कपड़े से मेरी चौथ को साफ किया और मुझे कहा कि अभी मैं अपनी चौथ को हाथ न लगाऊं। हम एक बार फिर शावर के नीचे चले गए और उसी तरह एक दूसरे को चूमते और मस्तियां करते हुए नहाकर बाहर आए तो पता चला कि 1 घंटा गुजर चुका है। हम दोनों नंगी ही बाहर आ गई थी। मैंने जिस्म साफ कर लिया तो इरम ने टॉवल मुझसे ले लिया और मुझे कहा कि मैं बेड पर लेट जाऊं। मैं लेट गई। इसने अपना जिस्म साफ किया और अलमारी में से एक आईना निकाल कर लाई। मैंने देखा कि उसने बजियर उतार दिया है और चलने की वजह से इसके बड़े बड़े दूध झटके खा खाकर उछल रहे थे। इस बार उसने तकिया उठाया और मुझे कहा कि मैं ये अपने हब्स के नीचे रख लूं। मुझे अजीब सा लगा, मगर मैंने ऐसा ही किया। उसने तकिए को मेरे चूथड़ों को नीचे सीट किया और मेरे साथ आकर लेट गई। इसने एक हाथ में आईना उठाकर मेरी चौथ के पास किया और मुझे कहा कि मैं अपनी टांगों को खोलूं और अब अपनी बालों से पाक चौथ को देखूं। मैंने सर को थोड़ा सा ऊपर किया और एक हाथ से इरम के हाथ में पकड़े हुए आईने को चौथ की तरफ सीट करते हुए आईने में अपनी चौथ को देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी गुलाबी रंग की चौथ बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम थी और इसमें से एक मोटा सा गुलाबी रंग का दाना बाहर को निकला हुआ था, जिसके साथ बारीक बारीक गुलाब की 2 पंखुड़ियां सी थी। जब मैंने उन पंखुड़ियों को अपने हाथ की उंगलियों से खोला तो मेरी चौथ किसी तितली की तरह नजर आने लगी। इरम के मुंह से बेइख्तियार निकला लोली और उसने भी धीरे से मेरी चौथ को सहलाया। फिर उसने आईना एक तरफ रख दिया और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई और एक टांग मेरी नंगी टांगों पर रख ली और धीरे धीरे मेरी जांघों पर हाथ फेरने लगी। फिर अचानक, पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने एकदम से मुझे अपने ऊपर कर लिया और हंसने लगी। मेरे छोटे छोटे मम्मी इसके बड़े बड़े और गोल मटोल मुंह से चिपके हुए थे और उसने मुझे कमर पर से पकड़ा हुआ था। उसके हाथ रेंगते हुए मेरे चूथड़ों पर गए और उसने मेरे गोल चूथड़ों को पकड़कर मुझे ऊपर की तरफ धक्का दिया तो मेरे दूध इसके मुंह के बिल्कुल करीब आ गए और मुझे अपने मुंह पर इसकी गर्म गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अचानक इसने मेरे चूथड़ों पर से हाथ हटाकर दोनों हाथों से मेरे मुंह को एक साइड से पकड़ लिया और उनके दरमियान अपने होंठ रखकर उस तरह चूमा जैसे चूस रही हो और साथ ही मेरे मुंह को ऐसे दबा लिया कि इसका आधा चेहरा उनमें दब गया। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं इसको रोकना नहीं चाहती थी। आखिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं कोहनियों के बिल इसके ऊपर लेटी हुई थी और वो मेरे मुंह के ऊपर मुझे चूमते हुए मुझे कह रही थी, आई लव यू नूशी।
आई लो मेरी जान। अचानक इसने मेरे एक निप्पल पर धीरे से काटा, जो कि बिल्कुल बारीक दाना सा था, मगर इस वक्त वो भी अपने असल साइज से थोड़ा बड़ा हो गया था। इसने किसी बच्चे की तरह मेरे छोटे छोटे दूध चूसना शुरू कर दिए। कभी वो एक दूध चूसती, कभी दूसरा। मेरी आंखें बंद थीं, वो मेरे दूध पी रही थी और साथ साथ मेरे चूतड़ों से खेल रही थी। कुछ देर बाद इसने मुझे खुद पर से नीचे उतार दिया और मेरी गर्दन के नीचे अपना बाजू रखकर मुझे साइड की तरफ से अपने सीने पर लिटा लिया। मेरे होंठ इसके गोल मटोल गुलाबी ममोहे से टच हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके दूध मक्खन की तरह मुलायम थे। मैंने भी धीरे धीरे इरम के ही अंदाज में एक हाथ इसके एक मम्मी पर रखा तो मुझ पर एक अजीब सा नशा छाने लगा। मैं उसके गोल गोल ममोहे से खेलने लगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इरम के निप्पल भी मुझसे बड़े थे। मैंने इसके निप्पल को चूमा और दोनों हाथों से इसका एक दूध पकड़कर इसको चूसना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। अचानक इरम ने एक हाथ मेरी चौथ पर रख दिया। मैंने मजे में आकर थोड़ी सी टांगे खोल ले। इरम ने मेरी मुलायम चौथ को सहलाना शुरू कर दिया और मैं मस्त होकर बारी बारी इसके दोनों दूध चूस रही थी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कमरे में सिर्फ हम दोनों की गर्म सांसों या फिर बिस्तर की आवाज आ रही थी। फिर वो सीधी हो और मुझे सीधा लिटाकर मेरी जांघों पर चूमने लगी। मुझे ये सब अजीब सा लग रहा था, मगर इसमें जो मजा था वो मुझे कुछ और नहीं सोचने दे रहा था। अचानक फोन की घंटी बोली और हम दोनों को जैसे होश आ गया। इरम घबरा गई और बोली, मारे गए लगता है, अम्मी वापस आ गई। मैं उसकी बौखलाहट पर हंस पड़ी और मैंने कहा, होश करो शहजादी साहिबा, डोर बेल नहीं बजी, फोन बज रहा है। वो कुछ समझकर एकदम हंसने लगी और नंगी ही फोन की तरफ भागी। फोन पर उसकी मामी थी जो इसकी उम्मी से बात करना चाहती थी। उसने बताया कि उम्मी तो बाजार गई हुई हैं, शायद कुछ देर में आ जाएं, तो मैं आपके बारे में बता दूंगी। फोन बंद हुआ तो इरम ने एक लंबी सांस ली और मुझे कहने लगी, यार टाइम का तो पता ही नहीं चला। अच्छा हो मामी का फोन आ गया और हमें होश आ गया। चल कपड़े चेंज करते हैं। फिर हम दोनों ने कपड़े पहने और टेलीविजन ऑन कर लिया। साथ साथ इरम ने मुझे एक हैरान करने वाली बात बताई कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इसकी खाला का बेटा है। इसका नाम इमरान है और उसी शहर में रहता है। इसकी बहन भी हमारी ही हम उम्र है। इसने मुझे डीवीडी पर एक मूवी दिखाई जिसको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। एक पुतली दुबली सी लड़की एक लंबे चौड़े काले हबशी का गधे की तरह लंबा और काला लिंग चूस रही थी, जिसको वो नाकाबिल यकीन हद तक बार बार अपने हल्क में लेकर जाती थी और उसकी टोपी को मजे ले लेकर चूस रही थी, जैसे इसमें से शहद जैसी कोई चीज निकल रही हो। इरम ने मूवी थोड़ी सी आगे की तो वही काला हबशी अपने लंबे लिंग को इस लड़की की टांगे खोलकर उसकी चौथ के अंदर बाहर कर रहा था। इरम ने कहा कि तूने कहा था ना कि तुझे मेरी ये बात समझ नहीं आई थी कि तुझे भी कोई लिन चौदेगा। तो मेरी जान देख ले, लिन इस तरह से चौथ को चौदता है और फिर चौथ चौथ नहीं रहती, पैद बन जाती है। और नौशी तुझे पता है मेरी चौथ भी अब पैद बन चुकी है और उसे चौथ से पैद में इमरान ने ही तब्दील किया है। इरम ने बताया कि मेरी चौथ पर अभी बाल भी नहीं उगे थे जब इमरान ने मेरी चौथ को पैद बना दिया था। एक बार इरम के घर वाले उसे इमरान के घर छोड़कर 10 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। इरम ने बताया कि पहली बार इमरान ने पूरा लिन भी मेरी चौथ में नहीं डाला था कि मेरी चौथ में से खून निकल आया था और मेरी चौथ फट गई थी। हम दोनों ने खुद ही मिलकर इस पर बिटनोविट क्रीम लगाकर इस बात को छुपा लिया था, मगर इसके तीसरे दिन ही इमरान ने मुझे प्यार कर कर के इतना गर्म कर दिया कि पता नहीं कब उसने मेरी टाइट चौथ में एकदम से अपना लिन आधा घिसड़ दिया। मगर इसी दिन उसने मुझे ऐसा चौदी कि मेरी चौथ चौथ नहीं रही बल्कि पैद बन गई। इरम ने जल्दी जल्दी मूवी का एंड कर दिया। आखिर में इस हबशी के लिन में से लेसदार से मादे की पिचकारियां सी निकलें जो इस हबशी ने इस लड़की के मोनह में मार दे और वो लड़की दही की तरह का वो लेसदार मादा पी गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा
मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इरम ने हंसती हुए डीवीडी निकाली और उसे अपनी अलमारी में छुपा आई। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये मूवी इसे इमरान ने ही दी है और उसके पास ऐसी बहुत सी मूवीज हैं। वो मुझे इमरान के साथ अपनी चिड़ी की कहानियां सुना रही थी। तभी डोर बेल बजी। इरम ने पूछा तो इरम की उम्मी ने बताया कि दरवाजे पर मैं हूँ, दरवाजा खोलो, काशिफ भी मेरे साथ ही है। इरम ने दरवाजा खोल दिया और उसकी उम्मी और काशिफ अंदर आ गए। इरम की उम्मी ने हमारा हाल चाल पूछा के बाद में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। इरम की उम्मी ने बताया कि उन्हें कल भी बाजार जाना होगा क्योंकि कल उन लोगों ने दुल्हन के कपड़े और जेवर वगैरह खरीदना था। अम्मी ने बताया कि कल सारा दिन ही मसरूफियत का शिकार हो जाएगा। अम्मी ने इरम से कहा कि तुम कल काशिफ के हाथ अपनी छुट्टी की दरखास्त स्कूल भेज देना और दोनों सहेलियां मिलकर घर में ही स्टडी कर लेना। इरम ने कहा ठीक है अम्मी, जैसे आप कही। रात को खाने पर इरम के अबू ने भी मेरा हाल चाल पूछा। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बताया कि नहीं अंकल, कोई मसला नहीं है। भला इरम के होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है। आज इरम की उम्मी ने काशिफ का बिस्तर डाइनिंग रूम में लगा दिया था और हम दोनों इरम के कमरे में अकेले ही थे। हम कमरे में लेटकर बातें करने लगे। अचानक मुझे रात वाली फिल्म का ख्याल आया जिसमें काला हबशी अपने गुरीला टाइप लूली से अपनी गर्लफ्रेंड की पैद मार रहा था। मैंने इरम से पूछा कि यार तूने कोई और भी सेक्सी फिल्म देखी है कभी? इरम ने मुझे बताया कि उसने तो बहुत सी फिल्में देखी हुई हैं। उसने बताया कि इमरान कुछ दिनों बाद इसको नई डीवीडी ला देता है और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं फिल्म देखती हूँ और मजा लेती हूँ। मैंने हंसते हुए पूछा तुम अकेले कैसे मजा लेती हो फिल्म का? वो हंसने लगी और मुझसे पूछा कि लगता है तेरा दिल कर रहा है ब्लूप्रिंट देखने का। मैंने पूछा क्या हम इस वक्त कमरे में वो फिल्म देख सकते हैं क्या? उसने कहा कि अभी नहीं, जब सब सो जाएंगे तो मैं फिल्म लगा लूंगी। मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि आज हम दोनों मिलकर पूरी फिल्म देखेंगे। फिर उसने अपने फैमिली एल्बम निकाल लिए और हम उसकी फैमिली की तस्वीरें देखने लग गए। रात को तकरीबन 11:15 बजे के करीब इरम ने अलमारी में से 5-6 डीवीडीज निकाल ले और उनसे एक फिल्म निकालकर डीवीडी प्लेयर में लगाए। इस फिल्म में 2 लड़कियां और 6 अंग्रेज आदमी थे जो सब साथ मिलकर उन लड़कियों को चौंध रहे थे। इरम ने टीवी की आवाज हल्की कर दी और हम दोनों टीवी के सामने ही जमीन पर किशन रख के बैठ गए। इरम ने कहा नहीं यार ये वाली नहीं। उसने डीवीडी चेंज कर दी। दूसरी फिल्म में 2 लड़कियां घुटनों के बिल बैठकर इस अंग्रेज आदमी का लिंग चूस रही थी। मुझे कल रात वाली छोटी सी पुतली दुबली लड़की याद आ गई जो काले हबशी का काला सिया और लंबा लोरा मजे ले लेकर चूस रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा कि यार क्या लिंग चूसने में बहुत मजा आता है? नोशी ने धीरे से कहा लगता है तेरा भी दिल कर रहा है लोरा चूसने का। मैं शर्मा गई मगर इरम नहीं जानती थी कि इसने मेरे बारे में ठीक अंदाजा लगाया है। इसने डीवीडी भी निकाल दी और एक और मूवी लगा दी। इस तीसरी मूवी में 5 लड़कियां जो सब कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही प्यार कर रही थी जैसे इरम मेरे साथ करती है। वो एक दूसरे के होंठ चूस रही थी, एक दूसरे के मम्मी दबा और सहला रही थी और कोई एक दूसरे की चौथ को मसल रही थी और कोई खुद ही अपने दूध दबाते हुए अपनी चौथ को अंडरवियर के ऊपर से ही मसल रही थी। मैं फिल्म को देखकर गुमसुम सी बैठी हुई देख रही थी। इरम उठी और बिस्तर पर से दोनों तकिए उठाकर ले आई और दोनों तकिए साथ साथ जोड़ कर रख दिए। मैं देखकर हैरान रह गई कि इसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। इसका खूबसूरत और सेक्सी जिस्म नंगा मेरे सामने था। उसने कहा नोशी अगर फिल्म का सही मजा लेना है तो भी नंगी हो जा। फिल्म में भी लड़कियों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। मैंने अपनी कमीज उतार दी
और इरम ने मेरी शलवार खींचकर उतार दी। मैं भी बिल्कुल नंगी होकर इरम के साथ जड़कर लेट गई। इसके नंगे जिस्म का एहसास मुझे बहुत मजा दे रहा था। हम दोनों खामोशी से फिल्म देखने लग गई। इरम एक हाथ से अपने ममुहे से खेल रही थी और दूसरे हाथ को वो अपनी चौथ पर फेर रही थी। फिल्म में दो लड़कियां एक दूसरे की चौथ चाट रही थी। एक लड़की नीचे लेटकर ऊपर वाली लड़की की चौथ चाट रही थी और दूसरी ऊपर से नीचे लेटी हुई लड़की की चौथ चाट रही थी, जबकि बाकी की 3 लड़कियों में एक लड़की नीचे लेटी हुई थी और एक लड़की पैरों के बिल इस लड़की के मोनेह पर बैठकर उसके मोनेह पर अपनी चौथ रगड़ रही थी और तीसरी लड़की नीचे लेटी हुई लड़की की टांगें चौड़ी करके उसकी पैद को चाट रही थी। कैमरा बिल्कुल इस पैद के पास था। वो लड़की अपनी जबान से दूसरी लड़की की गुलाबी रंग की चौथ को चाट रही थी। जब वो अपनी जबान नीचे लेटी हुई लड़की की चौथ में दाखिल करती थी तो नीचे लेटी हुई लड़की की चौथ फड़कने लगती थी। अचानक मैंने महसूस किया कि इरम ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी चौथ पर रख दिया और अपनी उंगलियों से मेरी चौथ से खेलने लगी। तभी इरम ने कहा, नौशी तेरी चौथ तो गीली हो रही है। मैंने हाथ लगाकर देखा तो मेरी चौथ में से लेसदार सामादा रस रहा था। इरम ने कहा, जब चौथ को मजा आता है तो ये इसी तरह पानी छोड़ती है। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी और तनाव पैदा हो रहा था। इन लड़कियों की सस्कारियां बहुत मजा दे रही थी। इरम ने मेरी तरफ मोनेह किया और फिल्म वाले अंदाज में मुझे चूमने और चूसने लग गए। इसके उस तरह करने से जाने मुझे क्या हुआ कि मैं भी इससे लिपट गई और एक दूसरे के जिस्मों पर बेकरारी से हाथ फेरते हुए एक दूसरे के होठों और जुबान को चूसना शुरू कर दिया। कभी मैं इरम के होंठ चूस रही थी और कभी वो मेरे। अचानक इरम ने मेरी जुबान को अपने मोनेह में लेकर जो चूसा में तड़प सी गई और मैंने इसको ज़ोर से पन्ने सीने से लगा लिया। उसके फूले हुए गोल मटोल दूध मेरे नंगे जिस्म से टच होकर अजीब सा मजा दे रहे थे। इरम मेरे ऊपर लेट गई और मुझे दीवानों की तरह चूमे जा रही थी। फिर वो मेरे ममोहे की तरफ आ गई। मेरे बारीक बायक निप्पल सख्त हो गए थे। फिर वो मेरे पेट पर से चूमती हुई नीचे मेरी चौथ की तरफ जा रही थी तो मैंने टीवी की तरफ देखा। वहां एक लड़की मेरी तरह ही जमीन पर लेटी हुई थी और दूसरी लड़की इसके पैरों में लेटकर इसका चौथ को चाट रही थी। अचानक मुझे अपनी चौथ पर इरम की गर्म गर्म सांसें महसूस हुई तो मैंने मस्ती में आकर अपनी चौथ को ऊपर की जानिब झटका सा दिया तो मेरी चौथ इरम के होठों से टकरा गई। इरम मेरे ऊपर उस तरह सवार हो गई कि मैं नीचे लेटी हुई थी और इरम मेरे ऊपर डवगी स्टाइल में उस तरह सवार हो गई कि इसकी चौथ मेरे होठों के बिल्कुल ऊपर थी। इसने दोनों हाथों से मेरी जानिबों को पकड़कर मेरी चिकनी चौथ पर जुबान फेरी तो मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया और मैंने भी अपना सर थोड़ा सा ऊपर को उठाकर इरम की पैद को चूम लिया। इरम की पैद पर होंठ लगते ही मुझे ऐसा मजा आया कि मैंने इसको चौथ को चूमना शुरू कर दिया। उसकी चौथ में से भी लेसदार मादा निकल रहा था जो मेरे होठों पर लग रहा था। इरम भी मस्ती बढ़िए मेरी चौथ चाट और चूम रही थी। कभी वो मीर चौथ के दाने को अपने होठों में दबाकर चूसती और कभी धीरे धीरे इस पर काट रही थी। कभी वो मेरी गुलाबी चौथ के अंदरूनी होंठों को जो पंखुड़ियों की तरह थे चूसती थी। हम दोनों इसी तरह काफी देर एक दूसरे के साथ कहती रहे। आखिर एकदम से इरम की चौथ से पानी का ऐसा फवारा सा निकला कि मैं समझी कि इसने पेशाब कर दिया है। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वो अपनी चौथ बेदर्दी से मेरे मोनेह पर रगड़ने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। दिल कर रहा था कि सारी रात इरम मेरी चौथ चाटती रहे और मैं इसकी। इरम पानी छोड़ने के बाद बेहाल सी होकर लेट गई। इसकी सांसें बहुत बेतरतीब हो रही थी। मुझे देखकर वो हंसने लगी। फिल्म में अभी भी वो लड़कियां अपने काम से लगी हुई थी। मैंने महसूस किया कि इरम अब फिल्म में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिल्म से नजरें हटाने का इरम ने मुझे अपने बड़े बड़े ममोहे पर लिटा लिया और एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ले मैं फिल्म देखती रही। थोड़ी देर बाद मैंने इरम की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि वो सो रही है। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गई तो मैंने टाइम देखा। रात के 12:30 हो चुके थे और इरम बेखबर नंगी ही सो रही थी।
मुझे अपने हल्क में थोड़ी सी तलखी महसूस हुई तो मैंने पानी पीने का सोचा और उठकर कपड़े पहनने लगी। मेरे जहन में अब भी वही मंजर था जब हम दोनों सहेलियां एक दूसरे की चोट चाट रही थीं। मैंने इरम के नंगे जिस्म पर एक चादर डाली और उठकर किचन की तरफ चल दी। जाते हुए मैंने दरवाजे को एहतियात से बंद कर दिया क्योंकि अंदर इरम नंगी सो रही थी। इरम के कमरे से निकलकर मैं किचन की तरफ बढ़ी तो किचन से थोड़ा पहले ही जब मैं इरम की उम्मी के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे अंदर से सरगोशियों की सी आवाज आई। बहुत पुरस्रार सी आवाज थी। मुझे महसूस हुआ कि इस तरह की आवाजें तो मैंने इस फिल्म में सुनी थी जिसमें काला हबशी अपनी गर्लफ्रेंड को चौंध रहा था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से इरम की उम्मी की आवाज आई, हाय जानो आहिस्ता चौदो ना प्लीज, तुम्हार लोरा मेरी चोट फाड़ रहा है, प्लीज अभी आहिस्ता करो ना। इरम की उम्मी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं उनको देखूं। मैंने उधर उधर देखा कि कहीं से अंदर झांकने की जगह नजर आ जाए। मैंने खिड़कियों को हल्का सा हिलाकर देखा तो इसके तमाम पिट खिले हुए थे मगर अंदर से हल्के से बंद थे, मगर लाक नहीं थे। मैंने हल्का सा दबाया तो खड़ी हल्की सी चर्रर की आवाज से खिड़की थोड़ी सी खुल गई। इरम के उम्मी अबू ने शायद इस आवाज को सुना नहीं था। खिड़की हल्की सी खुल गई थी और उसमें से अंदर कमरे का मंजर नजर आ रहा था। इरम की उम्मी बेड के किनारे पर डवगी स्टाइल में घोड़ी बनी हुई थी और अशरफ अंकल इरम के अबू बेड के साथ खड़े होकर इरम की उम्मी की चौथ में जोर जोर से अपना काले रंग का लिन मार रहे थे। मुझे हैरानी हुई क्योंकि अशरफ अंकल का रंग तो गोरा चिट्टा था मगर उनका लिन काले रंग का था। इरम की उम्मी की पैद भी कुछ ब्राउन से कलर की थी। अशरफ अंकल इरम की उम्मी के दोनों चूतड़ों को पकड़कर जोर और शोर से इनकी चौथ में अपना काला लिन अंदर बाहर कर रहे थे और इरम की उम्मी एक हाथ से बारी बारी अपने लटकते हुए ममोहे को मसल मसल कर जोर जोर से पीछे को लिन की तरफ झटके मार रही थी। मैं हैरान थी कि अभी तो ये कह रही थी कि मेरी चौथ फट रही है और अब कैसे वहशियों की तरह लोड़ा अपनी पैद में मार रही है। मैं खिड़की के पास ही नीचे होकर बैठ गई। खिड़की थोड़ी कम खुली हुई थी। मैंने खिड़की को थोड़ा सा और दबाया तो फिर इसमें से हल्की सी चर्रर की आवाज आई और अब खिड़की इतनी खुल चुकी थी कि कमरे का सारा मंजर मुझे ठीक से नजर आने लग गया था। अशरफ अंकल ने लोड़ा बाहर निकाल लिया और नाजिया आंटी इरम की उम्मी को सीधा होकर लेटने को कहा। नाजिया आंटी सीधी होकर लेट गईं और उन्होंने अपने चौतर थोड़े से उठाकर उनके नीचे एक तकिया उस तरह रख लिया कि उनकी चौथ ऐसे उभर कर सामने आ गई कि मुझे भी क्लियर नजर आ रही थी। अंकल अशरफ मेरी तरफ को मुड़े तो मैं इनका लिन देखकर हैरान ही हो गई। कम से कम 9 इंच लंबा काला लिन जो तकरीबन 2.5 इंच के करीब मोटा था मगर उनके लिन की टोपी गहरे गुलाबी से रंग की थी। सच कहूं तो मुझे इनका लिन बहुत खूबसूरत लगा था। फिर वो बेड पर नाजिया आंटी की टांगों में घुसकर उनके ऊपर चढ़ गए। पीछे से मुझे अंकल का लोड़ा और आंटी की चौथ दोनों ही क्लियर नजर आ रहे थे। अब इन दोनों की कमर मेरी तरफ थी। अंकल अपने अकले हुए लंबे लिन की मोटी सी टोपी को आंटी की पैद के होठों पर रगड़ने लगे। उनको उस तरह करते देखकर मेरी चौथ में अजीब सा करंट दौड़ने लगा। मैंने एक हाथ शलवार में डालकर अपनी चौथ को छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी चौथ से भी रस निकल रहा था। अंदर कमरे में नाजिया आंटी ने अपने ऊपर चढ़े हुए अंकल के चूतड़ों पर अपने हाथ रखे हुए थे और बहुत प्यार से उन पर हाथ फेर रही थी और अंकल इनके होंठ चूस रहे थे। फिर अंकल ने एक हाथ से अपने लूली को थामते हुए नाजिया आंटी की चौथ पर रखा तो आंटी को चौथ इनके लिन के टोपे के नीचे बिल्कुल छप गए। अंकल ने धीरे धीरे टोपी को चौथ के अंदर किया। आंटी ने मस्त होकर चौथ को गोल गोल घुमाया तो अंकल ने सारे का सारा लिन थी मगर अंकल ने उनको उस तरह दबोचा हुआ था कि लोड़ा आधा इंच भी बाहर ना निकल सके। अचानक अंकल ने नीचे से उछलकर एक घुसा ऐसा मारा कि सारे का सारा लिन उनकी गानद में डूब गया। आंटी रो रही थी मगर अंकल ने जबरदस्ती उनको दबोचा हुआ था और जोर जोर से लोड़ा उनकी गानद में पेल रहे थे। आंटी की आवाजों से लग रहा था कि वो रोही हैं और अंकल के मुंह से ऐसी गुर्राहट निकल रही थी
जैसे कोई वहशी दरिंदा हो। वो उछल उछल कर गानन में लोड़ा गिसड़ रहे थे। आंटी उनकी मिन्नतें कर रही थी, प्लीज छोड़ दो मुबश्शिर, मेरी गानन तेरे तूफानी लोरी के गेसोहे से फट रही है, बस कर जालिम, या मेरी गानन फट जाएगी। आह, पहले तो वो थोड़ी देर अंकल की मिन्नतें करती रहीं कि मुझे छोड़ दो, मेरी गानन फट जाएगी, मगर एकदम उन्होंने अंकल को पीछे धकेला और फिर से बेड के किनारे पर घोड़ी बन गई। मैंने देखा कि उनकी गानन का सुराख अंकल के लूली ने काफी खोल दिया था। आंटी ने हाथ पीछे करके अंकल के लूली को अपनी गानन के सुराख पर रखकर एक जोरदार झटका जो मारा तो आधा लिम उनकी गानन में घुस गया। आंटी ने अंकल से कहा, ओले अब मार मेरी गानन हरामी, पता नहीं तेरे लूली में ऐसा क्या जादू है कि मुझे अपने हर सुराख में इसका मजा आता है। अंकल ने धीरे धीरे लोरी को आंटी की गानन में गेसरना शुरू कर दिया। जब पूरा लिन अंदर चला गया तो वो थोड़ी देर को रुके और फिर एकदम से आंटी की गानन पर गेसोहे की बरसात कर दी। अब मुझे भी आंटी का चेहरा नजर आ रहा था, वो तकलीफ से रो रही थी मगर लोरी से हार भी नहीं मान रही थी। मेरे पापा का नाम ले लेकर वो अंकल का लोड़ा अपनी गानन में ले रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। अचानक अंकल जमीन से हिटकर बेड पर ही चढ़ गए और किस किस के आंटी की गानन मारने लगे। आंटी रू रू कर मेरे पापा का नाम ले रही थी और अंकल गुर्राते हुए इनकी गानन में अपना गोरिल्ला टाइप लोड़ा पेल रहे थे। अचानक इनकी रफ्तार मजीद तेज हो गई और इनके मुंह से निकला, आसिफा मेरी जान में तेरे सदके तैयार हो जा, मेरा लोड़ा तेरी गानन में मनी की पिचकारियां मारने वाला है। पचक 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 की आवाजों के साथ एक आखिरी जोरदार पचक की आवाज आई और आंटी के मुंह से दबी दबी सी चीख निकल गई, क्योंकि अंकल ने इनके मुंह पर हाथ रखा हुआ था, वरना इनकी चीख इतनी जोर की थी कि साथ वाले घर के पड़ोसी भी सुन लेते। शायद इसीलिए अंकल ने आखिरी गेसे मारते वक्त इनका मुंह सख्ती से बंद कर लिया था। वो काफी देर इसी तरह अपना लोड़ा इनकी गानन में फंसा कर उनके ऊपर ही चढ़े रहे। आंटी रोए जा रही थी। अंकल ने अपना लोड़ा धीरे धीरे इनकी गानन से निकाला तो आंटी की गानन के सुराख से अंकल की सफेद लेसदार गाढ़ी गाढ़ी मनी निकल रही थी। अंकल ने पास पड़े टॉवल से अपने लिन और उनकी गानन को अच्छी तरह साफ किया। अंकल जिस तरह प्यार से इनकी गानन को साफ कर रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। फिर उन्होंने आंटी को सीधा करके लुटाया और उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए आंटी के मुंह को सहलाने लगे। वो बहुत प्यार भरी नजरों से इनको देख रहे थे, जैसे उन पर फिदा हुए जा रहे हों। वो बहुत प्यार से आंटी के माथे और आंखों पर चूम रहे थे। थोड़ी देर में आंटी भी नॉर्मल हो गई और इन दोनों ने साथ साथ लेटकर सरगोशियों में बातें करनी शुरू कर दी। मैं दबे पांव वहां से उठी और कमरे में आई तो मैंने देखा कि इरम जाग रही है और उसने कपड़े भी पहन लिए हैं। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि इसकी आंखें क्या कह रही हैं। इसने मुझसे पूछा, नौशी क्या हुआ, कहाँ थी? तो मैंने इससे आंखें चुराते हुए कहा कि मुझे प्यास लगी थी, मैं किचन में पानी पीने गई थी। इसने अपने चेहरे के तासुरात बदलते हुए एकदम से मुस्कुरा कर कहा कि मेरे उम्मी अबू के कमरे के बाहर इनकी खिड़की के पास बैठकर तो कौन सा पानी पी रही थी गश्ती। मैं शर्मिंदासी हो गई। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। आखिर मैंने बात बनाई कि कमरे में से मुझे ब्लूप्रिंट फिल्म जैसी आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की में से देखा तो अंकल और आंटी भी ब्लू फिल्म की तरह ही सेक्स कर रहे थे। मेरी हालत देखकर इरम हंस दी। तो बहुत गश्ती बन गई है नौशी। अच्छा एक बात बता, तुझे ब्लू फिल्म का ज्यादा मजा आया उम्मी अबू की चीका? मैंने इरम की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मानी खेज अंदाज में देख रही थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी घबराहट कुछ कम हो गई और मैंने इसको गिले से लगाते हुए कहा, छोड़ ना यार। वो मुझे लेकर बिस्तर पर लेट गई और मेरी तरफ करवट करके मुझसे कहने लगी, अच्छा बता तूने कमरे में क्या देखा? मैंने हंसती हुए कहा, वही जो ब्लू फिल्म में होता है। उसने मेरे गाल पर हल्की सी चुटकी काटी और मेरे होठों को चूमते हुए कहा, अच्छा बताने में शर्म आ रही है जनाब को?
इस वक्त तो बड़ी मस्त होकर अपनी चौथ में उंगली मार रही थी, और अब तुझे शर्म आ रही है। वाह मेरी नेक परवीन। और हम दोनों ही हंस पड़े। उसने असरार किया तो मैंने लगभग इसी तरह सारी कहानी इसे सुना दी जैसे कि आपको सुनाई है। इरम ने तब मुझे बताया कि इसके पापा हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी को चौदती हैं। एक दिन इत्तेफाक से खिड़की खुली रह जाने की वजह से इरम ने उनको ची करते हुए देख लिया था। इरम ने बताया कि इसने जिंदगी में पहली बार मर्द और औरत को ची करते हुए देखा था। इसके बाद जिस दिन उसे मौका मिलता वो जाकर अपने मम्मी पापा के कमरे की खिड़की में झांकती रहती थी। जिस दिन खिड़की खुली होती वो रात इरम की बेहतरीन रात होती थी। इरम ने बताया कि मैंने मौके पर कर मम्मी के कमरे की खिड़की का एक पेच उस तरह ढीला करके थोड़ा सा मोड़ दिया कि खिड़की मुकम्मल बंद नहीं होती थी। इस वजह से इसका लाक नहीं लगता था। मजबूरना मम्मी पापा इस खिड़की को यूं ही बंद कर देते थे। शायद इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि कोई उनको देख रहा होगा। इरम की ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि जब मैंने खिड़की को खोला था तो इसमें से चरर चरर की आवाज क्यों आ रही थी। इरम ने इसको खराब जो कर दिया था ताकि खिड़की बंद ना की जा सके और वो रोज अपनी माँ को चिढ़ती हुए देख सके। जब उसने मुझे बताया कि एक दिन उसे स्कूल से वापस आते हुए एक लंबा बैंगन पोड़ा हुआ मिला था। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। रही थी इरम ने इसको खराब जो कर दिया था ताकि खिड़की बंद ना की जा सके और वो रोज अपनी माँ को चिढ़ती हुए देख सके। जब उसने मुझे बताया कि एक दिन उसे स्कूल से वापस आते हुए एक लंबा बैंगन पोड़ा हुआ मिला था जो कि कुछ आगे जाते हुए सब्जी वाले के ठेले से गिरा था। इरम ने बताया कि गिल्ली उस वक्त वीरान थी और उसमें उस वक्त सिर्फ वो सब्जी वाला और उसका ठेला ही थे। इरम कहने लगी, मैंने जैसे ही इस बैंगन को देखा मेरे जहन में पापा का अकड़ा हो लोड़ा आ गया। मैंने जल्दी से बैंगन को उठाकर अपने बैग में छुपा लिया और उधर उधर देखकर आगे चल पड़ी। शुक्र है मुझे किसी ने देखा नहीं था। मुझे अपने बैग में पड़े हुए बैंगन के बारे में सोच सोच कर गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। इसकी शीप देखकर मुझे पापा की लोड़ी की शक्ल याद आ रही थी। इसी तरह लंबा मोटा और गोल लोड़ा है पापा का भी। मैं ख्यालों में अपनी चौथ में इस बैंगन को फंसा हुआ महसूस कर रही थी और उसके वजह से होने वाली तकलीफ का ख्याल आ रहा था कि अचानक जैसे ही मैं सब्जी के ठेले के पास से गुजरी मुझे ऐसे लगा जैसे सब्जी वाले ने मुझे कुछ कहा हो। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, बेबी बैंगन खरीद लो, बिल्कुल ताज़ा और सख्त हैं। वो एक जवान लड़का था जो ये बात कहते हुए मानी खेज अंदाज में मुस्करा रहा था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, और आगे बढ़ गई। बाकी सारे रास्ते में यही सोचती रही कि कहीं उसने मुझे बैंगन उठाते हुए देख तो नहीं लिया। खैर घर पहुंचकर मैंने बैग साइड पर रखा और उसमें से वो बैंगन निकालकर अपने बाथरूम में छुपा दिया जहां उसके छोटे भाई का हाथ न जा सके। रात को जब सब सो गए तो मैं बाथरूम में गई और अपने सारे कपड़े उतारकर साइड पर रख दिए। बैंगन के बारे में सोचकर मेरी पैद बुरी तरह चिकनी और गीली हो रही थी। मैंने आज तक अपनी चौथ में कोई चीज नहीं डाली थी, अपनी उंगली भी नहीं। मैं बाथरूम के फर्श पर ही लेट गई और बैंगन को अपनी चिकनी चौथ के ऊपर फेरना शुरू कर दिया। बैंगन ज्यादा मोटा तो नहीं था मगर मुझे उसे चौथ के अंदर डालते हुए डर सा लग रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपनी टांगों को पूरा खोल लिया जैसे मम्मी पापा का लोड़ा अपनी चौथ में लेने के लिए खोलती है, और एक हाथ से अपनी पैद के होठों को खोलकर बैंगन का सरा अपनी चौथ के सुराख के ऊपर रख दिया। मुझे चौथ के दहाने पर बैंगन किसी लोड़ी की तरह महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और महसूस करने लगी जैसे ये बैंगन नहीं पापा का लोड़ा है जो मेरी कनवारी चौथ में घुसने वाला है, और धीरे धीरे पापा की लोड़ी के इस डुप्लीकेट को अपनी चौथ में धकेलना शुरू कर दिया। चौथ चिकनी थी और बैंगन भी ज्यादा मोटा नहीं था। वैसे पापा का लोड़ा इस बैंगन से कहीं ज्यादा मोटा था मगर मुझसे ये बैंगन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी सोच से भी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी मगर आज मैं ये करके रहना चाहती थी।
मैंने धीरे धीरे तकरीबन 1 इंच बैंगन अपनी चौथ में डाल लिया था। मेरी आंखों में से तकलीफ की वजह से आंसू निकल रहे थे और बैंगन मेरी चौथ में अटक गया था। इससे आगे के सड़ना नामुमकिन लग रहा था। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि तकलीफ से मेरी चौथ बेहाल हो गई, मगर मैंने बैंगन को बाहर नहीं निकाला और वो जहां फंसा हो था वहीं फंसा रहने दिया और इससे होने वाली तकलीफ का मजा महसूस करने की कोशिश करती रही, क्योंकि जब पापा के लूली से मम्मी को तकलीफ होती थी और वो चीखती थी तो पापा उनसे पूछते थे कि अगर तकलीफ हो रही है तो मैं कुछ आहिस्ता करूं, मगर मम्मी गुस्से से उनको कहती थी, खबरदार जो ऐसी बात की और बेदर्दी से मेरी पैद में अपना लोड़ा मारो, इस पर रहम करने से इसको मजा नहीं आएगा बल्कि इसके पखचे उड़ेंगे तो इसको चीका असल मजा आएगा। और उनकी ये बात सुनकर पापा भी किसी पागल कुत्ते की तरह उनकी पैद का हर रात भुरकस निकालते। मैं अपनी पैद में वही दर्द भरा मजा महसूस करना चाहती थी जो मम्मी पापा के लंबे और मोटे अकड़े हुए लूली से लेती थी। तकलीफ की वजह से मेरे आंसू निकल रहे थे। मुझे एक ख्याल आया तो मैंने अलमारी में से पेट्रोलियम जेली निकाली और बहुत सारी जेली अपनी चौथ के होंठों और सुराख पर मिल दी और दोबारा पापा का लोड़ा वही लंबा बैंगन अपनी पैद के होठों पर रखकर अंदर की जानिब के सड़ना शुरू कर दिया। इस बार बैंगन काफी आसानी से अंदर जा रहा था, मगर सिर्फ 2 इंच अंदर जाकर ही वो फिर पैद में जाम हो गया। मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वो मुझे इस खेल में बहुत मजा दे रही थी। मैंने इस बैंगन को अपनी चौथ में आगे पीछे करना शुरू कर दिया। इस बार तकलीफ में इजाफा हो गया। जैसे जैसे बैंगन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ रवाना होता, दर्द की शदीद लहर चौथ में से निकलकर पूरे जिस्म को कपकपा देती थी, मगर मेरा दिल रुकने का नहीं कर रहा था। मैं ख्यालों में पापा का लोड़ा अपनी पैद में महसूस कर रही थी। जब मेरी बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो मैं कुछ देर के लिए सीधी लेटी रही और फिर मैंने अपनी चौथ को अच्छी तरह धोया। जब मैंने चौथ पर पानी डाला तो मेरी चौथ में जलन होने लगी। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी चौथ में चीरा पड़ गया है और मैंने अपने ही हाथों से अपनी चौथ फाड़ ली है। पापा, ये सब आप और मम्मी का क्या धुरा है? मैंने दिल में सोचा और कमरे में आकर लेट गए। इस रात मैंने मम्मी पापा के कमरे के पास जाकर सुन गिन ली और अंदर झांका तो मैंने देखा कि वो दोनों बेखबर सो रहे थे। दूसरे दिन मैं सोकर उठी तो मेरी पैद में दर्द हो रहा था। मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। मेरी चाल आज मुझे खुद भी बदली बदली लग रही थी। मैं अपने घर से एक गिल्ली ही आगे आई थी तो मैंने देखा कि गिल्ली में वही सब्जी वाला खड़ा है और जब मैं उसके पास से गुजरी तो मैंने देखा कि वो मेरी तरफ बहुत मानी खेज अंदाज में देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी मैं इसके ठेले से 2 कदम ही आगे गई थी कि एकदम से इसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। स्कूल से मैंने मुड़कर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, अपनी हद में रहो, बदतमीज। जैसे ही मैं ये कहकर आगे बढ़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे इसने कहा हो कि बैंगन ज्यादा मोटा तो नहीं था। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ये इसने क्या कह दिया। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस घबराई हुई वहां से निकली और स्कूल चली गई। मुझे लग रहा था कि वो बैंगन इसने जानबूझकर मेरे लिए ही गिराया था। ये बताकर उसने कहा कि उसके कुछ दिन बाद ही सब्जी वाले की आवाज सुनकर मैं दरवाजे पर गई क्योंकि उम्मी कपड़े धो रही थी। उन्होंने मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर खरीदने का कहा और कपड़े सिखाने के लिए छत पर चली गई। मैंने दरवाजे पर जाकर सब्जी वाले को आवाज दी। इसने मुड़कर देखा तो ये वही बैंगन वाला था। मैं इसको देखकर घबरा गई, मगर वो फौरन आगे बढ़ा और मेरे करीब आकर बोला, जी फरमाएं, आपको क्या चाहिए? मैंने जल्दी से कहा, 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। वो फौरन मुड़ा और सब्जी तोड़कर शॉपिंग बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पैसे पूछे तो उसने कहा दोनों के 120 हुए। मैंने इसे 150 रुपए पकड़ाए। मुझे बाकी पैसे गिन कर देते हुए इसने अचानक मेरी आंखों में देखकर पूछा, आज अब बैंगन नहीं लेंगी? मैंने इसके ठेले की तरफ देखा। आज वहां बैंगन नहीं थे।
मैंने कहा, तुम्हारे पास तो बैंगन है ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कुछ खास ग्राहकों की फरमाइश पर ही कभी कभी बैंगन लाता हूँ, वो भी लंबे। आपको बैंगन पसंद है? वो शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मैंने बाकी पैसे पकड़े और बगैर कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। मुझे इस सब्जी वाले लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर क्या सोच इसने मुझसे ये बात की, वो मुझे क्या समझ रहा है। बाकी मुझे ये तो यकीन हो गया था कि वो बीनगीन इसने जानबूझकर सिर्फ मेरे लिए ही गिराया था, क्योंकि जिस दिन मैंने इसका गिराया हुआ बैंगन उठाया था, इस दिन तो इसके ठेले पर बैंगन थे ही नहीं। हालांकि इसने मुझे खुद कहा था कि बेबी बैंगन ले लो, ताज़ा और सख्त हैं। इसीलिए मुझे इसकी नीयत के बारे में कुछ कुछ अंदाज होता जा रहा था, मगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। वो जिस तरह मेरे जिस्म को देखता था, मुझे वो अंदाज बहुत घटिया और गंदा लगता था। मुझसे बात करते हुए भी इसकी नजरें मेरे गोल गोल मुंह पर या मेरी जानगों के संगम पर जहां चौथ होती है घूरती रहती थी। वो मेरी चौथ की तरफ देखकर अपने होठों पर ऐसे जुबान फेरता था जैसे मेरी चौथ को चाटना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पापा को मम्मी की चौथ चाटते हुए देखा था। इसके बारे में इस तरह की बातें सोचने में इस रात बहुत गर्म हो रही थी। और रही सही कसर जब निकल गई, जब मैंने इसी रात 2 बार पापा को मम्मी की चौथ और गानद मारते हुए देखा। पहली बार में पहले पापा ने मम्मी की चौथ चाटी और फिर फौरन ही उनकी चौथ में लिन डालकर उम्मी की चौथ की ऐसी पिटाई की कि उम्मी के साथ साथ में भी बेहाल हो गए। मुझे बार बार बैंगन से की गई अपनी ची के बारे में सोच रही थी। मुझे बैंगन से चिवानी का ख्याल बहुत मजा दे रहा था। चौथ पर उंगलियां रगड़ने की वजह से मेरी चौथ लाल सुर्ख हो गई थी और उसमें जलन शुरू हो गई थी। जब पापा पहली बार मम्मी को चौथ कर लेते तो मैं अपने कमरे में अगई काशिफ बेहोश होकर सो रहा था। मैं अपनी चारपाई पर लेट गई। मेरी चौथ में से आग सी निकल रही थी और जलन अलग से हो रही थी। मुझे थोड़ी प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने किचन की तरफ गई। मैंने यूं ही ठरक ठरक में कमरे के अंदर झांका तो मैं जिस फिल्म को खत्म समझकर यहाँ से चली गई थी, वो अभी तक चल रही थी। अंदर कमरे में पापा ने मम्मी को बेड के किनारे पर उस तरह लुटाया हुआ था कि मम्मी का सर बेड के सिरे से बाहर लटक रहा था और पापा उनको गर्दन से पकड़कर अपना लंबा लोड़ा उनके मुंह में उस तरह घिसड़ रहे थे जैसे इनकी चौथा गानद ही हो। उम्मी का बुरा हाल हो रहा था, मगर वो उनको हल्क में लोड़ा डालकर चौदे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को इसी जगह पर घोड़ी बना लिया और मम्मी के पीछे खड़े होकर लोड़ा न जाने उनके सौरुख पर रखा और एक जोरदार घिसे जो मारा तो मम्मी की तो चीख ही निकल गई जो कमरे से बाहर तक क्लियर सुनाई दी थी। मैं डर कर नीचे को हो गई, मगर इन दोनों को अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं लगती थी। मम्मी ने तकलीफ में डूबी मदहोश सी आवाज में कहा, जानो लगता है आज तुम्हारे लोरी ने मेरी गानद फाड़ दी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा ने कहा, फिक्र ना करो, काफी दिन बाद आज तुम्हारी गानद मारी है ना, इसलिए तुम्हारी गानद को महसूस हो रहा है। अभी देखना थोड़ी देर बाद तुम किसी रंडी की तरह ही मेरे लूली पर उछल उछल कर अपनी गानद मरोगी। मम्मी ने मजे में डूबी हुई सस्कारी भरी और कहा, हाँ मुझे गानद मरवाने में बहुत मजा आता है, मारो ना मेरी गानद किसी रंडी की तरह। मेरी गानद में गेसोहे का ऐसा तूफान लाओ कि ये खुद तुम्हारे लूली से इंतकाम लेने के लिए तुम्हारे लूली को चौदे। पापा बहुत जोर और शोर से मम्मी की गानद मार रहे थे और मम्मी भी पीछे को घसे मारते हुए उनके लूली के जुनून में इजाफा कर रही थी। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था, कांटे से चुभ रहे थे। मम्मी को पापा से उस तरह गानद मरवाती देखकर वहां बैठकर ये सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी चौथ में जलन की वजह से मैंने चौथ के पर शलवार के ऊपर से ही हाथ रखा हुआ था और धीरे धीरे इसको महज सहलाने वाले अंदाज में सहला रही थी। आखिर में उठी, जल्दी जल्दी किचन में गई। वहां जाकर ठंडा यख पानी पिया तो जान में जान सी आई। ठंडे पानी की ठंडक मुझे अपने सीने में महसूस हो रही थी। मुझे रह रह कर इस बैंगन और सब्जी वाले की चालाकी का ख्याल आ रहा था। 2 मिनट वहां बैठने के बाद मैं दोबारा मम्मी के कमरे की खिड़की के पास अगई में बैठी ही थी।
कि इसके 10-15 सेकंड बाद पापा ने एक जोर का झटका मम्मी गानन में मारा। मम्मी ने एक बार फिर दर्द में भरी सस्कारी नुमा चीख मारी और पापा वहीं रुक गए। मैं समझी पापा के लिन ने मम्मी की गानन में अपनी मनी अंडियल दी है, मगर एकदम मम्मी सीधी हो गई। उन्होंने एक झटके से लोड़ा अपनी गानन से निकाल दिया और पापा को खींचकर बेड पर लुटाया और उनकी लूली को अपनी गानन के सौरुख पर रख कर पापा से कहा, लो मेरी जान, अगर हिम्मत है तो मेरी गानत का इंतकाम भी बर्दाश्त करना। देखती हूँ मेरी गानत तुम्हारे लूली का मुख शेक निकालती है कि नहीं। और एकदम ने नीचे को जो घुसा मारा तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि इस बार चीख पापा की निकली थी। और अब मम्मी ने पापा की लूली पर अपनी गानत के अंतुम्मी गेसोहे की बरसात कर दी। मम्मी पापा के सीने पर दोनों हाथ रखकर नाकाबिल यकीन अंदाज में उछल रही थी। हर सेकंड में 2 गिसोहे के हिसाब से वो पापा के 8 इंच लंबे लूली पर उछल रही थी। और वो इस काम में इतनी माहिर थी कि हर घिसे पर लोड़ा इतना बाहर आ जाता था कि पापा की लूली की टोपी नजर आने लगती थी। मगर दूसरे ही लम्हे इस मोटी टोपी समेत पापा का पूरा लोड़ा मम्मी की गानन में गुम हो जाता था। और फिर से मम्मी की गानन से एक लंबी सी चीज बाहर आती थी और उन गेसोहे की रफ्तार उन गेसोहे से भी तेज थी। जिस रफ्तार से पापा की लूली ने मम्मी की गानद मारी थी, मुझे लग रहा था कि वाकई मम्मी की गानद पापा की लूली को हरा देगी। मम्मी पापा की लूली पर उसी तरह पैदुकी जा रही थी कि थकने का नाम तक नहीं था। वो थोड़ी देर के लिए रुकती थी, मगर इस वक्त भी वो पापा की लूली को पूरा गानद के अंदर फुट कर के अपनी गानद को चुकी वाले अंदाज में उस तरह घुमाती थी कि खुद उनकी भी चीखें निकल रही थी। मम्मी नॉन स्टॉप स्टाइल में 10 मिनट तक पापा की लूली का जूस बनाती रही और आखिरकार पापा भी नीचे से फुदकने लगे। नीचे से पापा घुसा मारते थे और ऊपर से मम्मी दरमिया में पहुंचकर इन दोनों की टुकर हो जाती थी। लोड़ा पूरा मम्मी की गानद में गुम हो जाता था। पापा के बड़े बड़े और लटकते हुए टी उछल उछल कर मम्मी की गानद पर टकरा रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और आखिरकार इसी तरह फुदकते और उछलते हुए मम्मी की गानद ने शायद पापा की लूली को निचोड़कर उसका जूस निकाल ही दिया, क्योंकि वो दोनों एकदम से ही बिल्कुल रुक गए और मुकम्मल खामोशी, जिसमें सिर्फ जोर जोर से चलती हुई सांसें ही सुनाई दे रही थी, मम्मी पापा की भी और मेरी भी। आज की रात मेरे लिए बहुत ज्यादा थकान भरी थी। अगले ही दिन स्कूल से वापसी पर एक गली में मुझे वही सब्जी वाला नजर आ गया, आज भी जहां वो खड़ा था। वो गली सुनसान थी। मैं इससे नजरें चरा कर गुजरने लगी तो इसने मुझे धीरे से आवाज दी, प्लीज सुनिएगा। मैं मुड़ी और कुछ गुस्से से उसे देखते हुए इससे कहा, क्या बात है? उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा पकड़ाया और कहने लगा, ये आपके काम की चीज है, प्लीज इसको रख ले। मैंने वो लिफाफा थोड़ा सा खोल कर देखा तो इसमें एक लंबा बैंगन था, जो पहले वाले से थोड़ा पतला और लंबा था। मैंने गुस्से से इसे देखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, और लिफाफा वापस इसके ठेले पर रख दिया। उसने लिफाफे को देखते हुए कहा, इस दिन भी तो आप मेरा बैंगन चोरी करके ले गई थी, हालांकि आपका हक बनता था कि आप वो उठाकर मुझे दे देती कि ये आपके ठेले से गिर गया था। मैंने गुस्से से जवाब में तुम्हारा मुंह है तोड़ दूं दी, मैंने कोई भी नगीन नहीं उठाया था। तो उसने डे बनकर कहा, मगर मैंने खुद देखा था कि आपने बड़ी होशियारी से इसको अपने बैग में छुपा लिया था। अब आप खुद ही बताएं कि जवानी के जोश से भरपूर एक लड़की चुपके से कहीं से सिर्फ एक लंबा बैंगन चोरी कर ले तो इसका क्या मतलब है? ये हर होशमंद इंसान जानता है। मगर कोई बात नहीं, मैं एक दोस्त समझते हुए आपकी मदद करना चाह रहा था। मुझे इससे ऐसी बातें करते हुए इस पर गुस्सा भी आ रहा था और अंदर ही अंदर मुझे मजा भी आ रहा था। मैंने मसनूई गुस्से से कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? यह सुनकर वो थोड़ा सा फरी होने वाले बड़े गंदे से अंदाज में मेरी चौथ की जानिब देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि वो बैंगन थोड़ा मोटा था, क्योंकि इसके दूसरे दिन अब थोड़ा मुश्किल से चल पा रही थी। इस बार मैं आपके साइज के मुताबिक थोड़ा पतला मगर लंबा बीनगीन लाया हूँ, अब प्लीज ये रख ले। और हाँ, इस लिफाफे में कुछ कंडोम भी हैं, पहले 2 कंडोम बैंगन पर चढ़ाना और पीछे से गांठ मार लेना, इस तरह बैंगन के टूट कर अंदर रह जाने का खतरा नहीं रहता।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बैंगन लंबा और पतला है, इसलिए अगर अंदर टूट गया तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाकर इसको निकलवाने में आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसने शातिराना से अंदाज में कहा, मुझे आपकी इज्जत की फिक्र है, प्लीज जल्दी इसको बैग में रख ले, कोई देख लेगा तो मुनासिब नहीं होगा। अब तसल्ली रखिए, ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। मैंने उधर उधर देखा और पता नहीं मुझे इस वक्त क्या हुआ, मुझे उसकी बात याद आई कि इस बार मैं थोड़ा बेनगीन लाया हूँ। अब किस साइज के मुताबिक किसी ख्याल के तहत इस लिफाफे को जल्दी से बैग में छुपा लिया और इस सब्जी वाले को घोरती हुए इससे कहा कि आज के बाद मुझे रोक कर बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वहां से चली आई। हम काफी देर से बातें कर रहे थे और बातें करते हुए वो कभी मुझे चूम लेती थी, कभी मेरे दूधों से खेलना शुरू कर देती थी। मैं इसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रही थी। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया भी था और जिस तरह पे दर पे ये वाकयात रूनुमा हो रहे थे, तो ये दिन मेरी जिंदगी का एक मोड़ बनने वाले थे, जिसके बाद मेरी जिंदगी, मेरी सोच, मेरी जरूरतें, मेरे एहसासात सब कुछ बिल्कुल बदल गए। इसी तरह एक दूसरे से छेड़छाड़ करते और कभी मेरी चौथ और कभी इरम की चौथ को सहलाते हुए और बातें करते हुए हम दोनों जब सोए तो सुबह के 4 बज चुके थे और सुबह स्कूल से भी छुट्टी थी। दिन 10 बजे के करीब मुझे इरम ने आकर उठा, वो भी उस तरह के मेरे ऊपर बैठकर। उसने दोनों हाथों में मेरा चेहरा लेकर होठों को जो चूसा तो मैं चौंक कर उठ गई और उस तरह इसकी नाक पर चोट भी लग गई। वो एकदम से पीछे हट गई, इसे अच्छी खासी चोट लग गई थी, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो उस वक्त बिल्कुल नंगी थी। पहले मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, फिर मैंने दीवार पर घड़ी में टाइम देखा तो 10:15 हुए थे। इसने बताया कि चल जल्दी से उठ, जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होना है, कोई मेहमान आ रहा है। वो इसी तरह मुझे खींचकर बाथरूम में ले गई। मेरी आंखें अब भी बंद हो रही थी और वो थी कि इसकी आंखों में नींद का नाम और निशान तक नहीं था। हालांकि रात को हम दोनों साथ साथ ही सोए थे। इसने देखा मैं कपड़े उतारने की बजाय ढीली ढीली सी शावर के नीचे खड़ी हूँ, तो इसने मेरे कपड़े उतारने का भी इंतजार नहीं किया और शावर चला दिया। वो शायद अभी अभी नहाकर फारिग हुई थी, क्योंकि इसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। वो बहुत जल्दी में थी और बहुत खुश भी लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो बहुत खुश लग रही है आज। इसने कहा, हाँ मैंने तुझे किसी से मिलवाना है। मैंने कहा, किससे? तो इसने कहा, इमरान से। मैं हैरान हो गई और पूछा, वो कैसे? तो इसने चुटकी बजाई और कहा, ऐसे। मैंने अपने गीले कपड़े उतारना शुरू कर दिया ताकि ठीक से नहा लूं। इरम ने कहा कि उम्मी जाने लगे, तो मैंने उनको कहा था कि उम्मी अपने शाम को वापस आना है, तो अब इमरान भाई को कहीं ना कि वो हमारे पास आ जाएं, हमें कपनी भी दे दें और हम उनसे कुछ नोटिस भी ले लेंगे स्कूल टेस्ट के लिए। तो उम्मी ने खाला नौरीन को फोन किया कि बच्चियां घर में अकेली हैं, तुम इमरान को भेज देना, वो बहनों का ख्याल रखेगा। और ये कहकर वो खुखलाकर हंस दी और मैं भी इसके साथ ही हंस पड़ी। अचानक डोरबेल बजी तो इरम की आंखों में एक चमक सी उभरी और उसने कहा, शैतान का नाम लिया। वह शैतान हाजिर। वो नंगी ही बाथरूम से बाहर भागी। मैं भी एक तौलिया खींचकर उसको अपने जिस्म पर लपेटती हुई बाथरूम से निकली। इरम के कमरे के दरवाजे पर रुककर मैंने दरवाजे की आड़ के में गेट की तरफ देखा। इरम ने दरवाजे के करीब जाकर धीरे से पूछा, कौन? दूसरी तरफ से पता नहीं किसने क्या कहा। इरम ने फिर पूछा, कौन कौन आया है? इस बार मुझे हल्की सी आवाज आई, मैं ही हूँ। इरम ने गेट की आड़ में हैकर दरवाजा खोला तो एक हैंडसम सा 18-19 साल का लड़का गेट के अंदर दाखिल हुआ। इरम ने फौरन दरवाजा अंदर से बंद करके लॉक कर दिया और इसी तरह नंगे बदन से ही इससे लिपट गई और दोनों एक दूसरे को दीवाना वार चूमने लगे। वो अलग हुए तो मैं दरवाजे के पास से हटकर भागती हुई बाथरूम की जानिब बढ़ी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो पीछे से इरम की आवाज आई, इरम मैं मेहमान को लेकर मम्मी के कमरे में जा रही हूँ, तुम्हारे कपड़े मैंने इस्त्री करके हैंगर कर दिए हैं, तुम नहा लो तो चेंज करके जरा किचन में नजर मार लेना। मैं तकरीबन नहा ही चुकी थी। मैंने कपड़े चेंज किए और जैसा कि इरम ने कहा था कि तुम किचन में देख लेना, मैं किचन में बढ़ी तो कमरे में से इरम की बुलंद आवाज में सस्कारियां सुनाई दे और मैं वही ठिठक कर रुक गई।
मुझे याद आया इस कमरे में तो एक कैमरा लगा हुआ है और मैं चुपके से इस कैमरे खुली हुई खिड़की के सामने बैठ गई। खिड़की पहले ही इतनी खिली हुई थी कि बेड पर होने वाली तमाम हरकत वहां से बखूबी देखी जा सकी। कमरे में वही रात वाले मनाजिर चल रहे थे, बस फर्क इतना था कि इरम की मम्मी की जगह इरम थी और अंकल की जगह इमरान। इमरान गोरा चिट्टा लड़का था। इसका जिस्म भी खूबसूरत था, मगर इसका लोरा इरम के पापा के जितना लंबा नहीं था। इसने इरम की टांगें उठाकर अपने कंधों पर रखी हुई थी और इरम को कंधों से पकड़कर उसको चौंध रहा था और इरम तकलीफ से चीख रही थी। आहा हा हाय इमरान, मेरी चौथ फाड़ दो, अपने स्लिन से मेरी चौथ का भुरकस निकाल दो। मेरी चौथ बहुत दिन की प्यासी है, ये तुम्हारे लूली की दीवानी है। हाँ इमरान, मेरी पैद के सुराख में मुझे तुम्हारे लूली की रगड़ महसूस हो रही है और जोर जूरत से मारो मेरी पैद में, और मेरी पैद दिनों तुमसे और तुम्हारे इस जानदार लूली से प्यार करती है। आहा हा। इमरान, तेरे ये लटकते हुए नर्म नर्म टी मेरी गानट को चूमते हैं तो मेरी गानट में तेरे लूली की तलब और बढ़ती है। इमरान भी मस्त होकर एक रिधम में इसकी चौथ पर घुसे लगा रहा था। अचानक इरम ने मेरी तरफ देखा, साथ ही इसने इमरान के कान में ना जाने क्या कहा कि इमरान ने भी एकदम से मुड़कर मेरी तरफ देखा। इन दोनों की नजरें एक साथ मुझसे मिले, मैं एकदम से पीछे को हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे में झांका तो इमरान बेड पर सीधा लेटा हुआ था और उसका तना हुआ लिन आसमान की तरफ मुंह नह करके खड़ा था। जैसे ही मैंने अंदर दिखा, किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं चौंक गई, पीछे मुड़कर देखा तो ये इरम थी जो इमरान से चिवाना छोड़कर अब मेरी गर्दन पकड़े खड़ी थी। इसकी सांस अभी भी इमरान की ची की वजह से जोर जूरत से चल रही थी। उसने बगैर कुछ बोले मुझे गर्दन से पकड़े पकड़े कमरे में धकेल दिया और मुझे कहने लगी, चल यहाँ आराम से सोफा पर आ, यहाँ हमारे पास बेड पर ही बैठ जा। और फिर देख, में झिझकते हुए सोफे की तरफ बढ़ी तो इसने बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया और मेरा मुंह है इमरान की तरफ करके बोली, मेट माई फर्स्ट कजिन एंड बेस्ट फ्रेंड इमरान। मैंने तुम्हें बताया था ना। और इमरान, ये है मेरी बेस्ट एवर फ्रेंड नूशी। ये कुछ दिन और मेरे साथ यहाँ है। इसकी फैमिली कराची गई हुई है। क्योंकि इमरान बिल्कुल नंगा लेटा हुआ था, इसलिए मैं इसकी तरफ देखते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी। वो मुझे लेकर बेड पर इमरान के साथ ही बैठ गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम कोई बात करना चाहती हो इमरान से? मैं खामोश रही तो इमरान बोला, नोशी प्लीज अब उस तरह शर्माना छोड़ दें, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बस एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। इरम ने कहा, कोई बात नहीं इमरान, नोशी बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, तुम इसको देखने दो। फिर वो इमरान के ऊपर घोली बन गई, जिसकी वजह से इरम की चोट इमरान के मोनह पर आ गई और इरम का मोनह इमरान के लूली के ऊपर। इरम ने इमरान के लूली को अपने हाथ में लिया और मेरे तरफ देखकर मसकरात हुए इसकी लूली की टोपी को चाटने लगी। कभी वो टोपी को चूसती, कभी इसके किनारों को दांतों से काटती और लूली को चाटते हुए मेरी तरफ बड़ी मस्ती भरी नजरों से देख रही थी। इमरान का लिन अब मुकम्मल तन चुका था। मैं पहली बार किसी लूली को इतने करीब से देख रही थी और इमरान का लोड़ा था भी बहुत फेयर और खूबसूरत। इसकी फूली हुई टोपी और लूली के ऊपर उभरी हुई मोटी मोटी नसें मेरी चौथ में खुजली कर रही थी। मैंने अभी तक लूली का मजा नहीं लिया था, मगर जिस तरह मैंने ब्लू फिल्मों में देखा था और जैसे इरम की मम्मी नाजिया आंटी और इरम के पापा अंकल अशरफ की ची देखी थी, तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि सिर्फ एक अकड़ा हुआ लंबा और मोटा लोड़ा ही किसी लड़की या औरत की चौथ की आग को ठंडा कर सकता है। और मुझे भी अपनी चौथ में कोई लोड़ा लेने की तलब महसूस हो रही थी कि वो कौन सा मजा है जिसकी खातिर नाजिया आंटी तकलीफ के बावजूद भी अशरफ अंकल की लूली से अपनी चौथ का भुरता बनवाती हैं, या वो कौन सा मजा है जिसकी खातिर छोटी छोटी सी लड़कियों को मैंने हबशियों के काले और लंबे लोहे से चिती और तवकते देखा था। इरम मेरी तरफ देख रही थी और इमरान का खूबसूरत लोड़ा मजे ले लेकर चूस रही थी। मेरी चौथ में भी कलबलाहट हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे छोटे छोटे निप्पल तनकर सख्त हो गए थे। थोड़ी देर बाद इरम उठी और खुद नीचे उस तरह लेट गई कि इसकी चौथ बिल्कुल मेरे सामने थी।
फिर उसने कहा, इमरान आओ अब मेरी चौथ को चाटो मेरी जान। वो चाटने लगा तो इसने इसको रोक दिया और कहा, उस तरह चाटो कि ये सब कुछ नौशी को भी नजर आए। इमरान शायद समझ गया। इसने इरम की गानन पकड़कर उसकी चौथ का रुख थोड़ा सा मेरी तरफ किया और फिर साइड को होकर उस तरह इरम की पैद पर अपने हनोटोहे से प्यार की मोहरें लगाने लगा कि जब इसके होंठ पैद को चूम कर पीछे हटते थे तो चौथ की नाजुक जल्द इमरान के होठों से चिपक जाती थी। इमरान अपनी ज़बान की नोक से इरम की चौथ के दाने को मुसलसल छेड़ रहा था। इरम ने इसके सर पर हाथ रखा हुआ था और उसके सर को अपनी चौथ की जानिब दबा रही थी ताकि वो जोर जोर से इसकी चौथ को चाटे। इरम मुसलसल सस्कारियां ले रही थी और मस्ती भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए अपने होंठ काट रही थी। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। अपने सामने एक सेक्सी जिस्म के मर्द और एक नंगी लड़की को देखकर मुझे अपने जिस्म पर मौजूद कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, मगर कुछ ये जगह थी जो मैं खामोश बैठी थी, मगर मेरी सांसें अब बेतरतीब हो रही थी। इरम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे इतने प्यार से अपनी तरफ आने का इशारा किया कि मैं इसके पास को हो गई। इसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मेरा चेहरा अपनी जानिब खींचकर अपने होंठ मेरे सुलगते हुए होठों पर रख दिए। इसके होठों की गर्मी ने मुझे भी बेकाबू कर दिया। मैं भी इसका साथ देने लगी। इरम ने अपना एक हाथ मेरी कमीज के अंदर करके मेरे मम्मी से लाना शुरू कर दिया। मैंने फोम वाला बज़र पहना हुआ था जिसकी वजह से इरम के हाथों को शायद मजा नहीं आ रहा था। वो मेरे बज़र में हाथ डालने लगी तो मेरी सीने पर इत्तेफाक से चुटकी काटी गई। मेरी सस्कारी निकल गई। इरम ने देखा तो कहने लगी, नौशी शर्माओ मत यार इमरान, और मैं भी तो नंगे हैं, उतार दो ना यार तुम भी ये कपड़े। मेरा दिल कर रहा है कि जैसे इमरान मुझे प्यार कर रहा है मैं भी तुम्हें प्यार करूं। मैं थोड़ा झिझकी तो इरम ने कहा, रुको, उस तरह तुम्हारी शर्म कम नहीं होगी। अब जैसे मैं कहूँ तुमने वैसे करना है, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, समझी तुम। मैं खामोश हो गए। इरम ने कहा, मेरे जहन में एक तरीका है तुम्हारी जेजे का खत्म करने का, लेकिन ये मैं तभी करूंगी जब तुम चाहोगी। तो बताओ क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी जेजे का खत्म हो जाए और तुम भी हमारी तरह ही इंजॉय करो। मैं फिर भी चुप रही और नीचे नजरें किए बैठी रही। उसने कहा, अच्छा मत बोलो, लेकिन अगर तुम्हें ये मंजूर है तो अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। मैंने कुछ कहे बगैर अपनी आंखें बंद कर ले। इरम की खुशी भरी आवाज सुनाई दी, गुड गर्ल। फिर उसने इमरान को कहा कि आगे बढ़े और एक एक करके नौशी के सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा करो। मैं चौंक गई, मगर आंखें न खोलने का वादा किया था, इसलिए आंखें बंद किए बैठी रही। मुझे अपने मुंह पर पीछे से आने वाले 2 हाथ महसूस हुए और मेरे पीछे से ही इमरान की आवाज आई, वाह इरम, तुम्हारी सहेली के मम्मी, तुम जितने बड़े तो नहीं हैं मगर बहुत नर्म, मुलायम और सेक्सी हैं। फिर उन हाथों ने मेरी कमीज ऊपर की तरफ खींची तो मैंने अपने हाथ ऊपर की जानिब उठा दिए जो रजामंदी का इशारा था। फिर उसने मेरे बज़ियर के हुक खोले और उसको भी उतार दिया। मेरे मुंह पर मुझे 2 हाथ और महसूस हुए जो इरम के थे। इरम ने इमरान को मुझे किस करने को कहा। इमरान के होंठ मुझे आने होठों पर महसूस हुए तो मैं फड़क सी गई। ऐसा सरवर मेरी रूह में उतर गया, मैं जो बता नहीं सकती। इसने मेरे होंठ अपने होठों में लिए और चूसने लग गया। इरम मेरे मम्मी चूस रही थी और इमरान मेरे होंठ चूस रहा था। मैंने भी मजा लेना का सोचा और इमरान को अपनी बाहों में लेकर इसका साथ देने लगी। साथ साथ इरम मेरे मुंह को चूस रही थी, जिसकी वजह से मेरे जज्बात बहुत जल्दी बेकाबू हो रहे थे। और इन दिनों इरम और मैं जिन कामों में लगे हुए थे, मेरे जहन में हर वक्त सेक्स ही भरा रहता था, क्योंकि इरम के साथ उन चंद दिनों में मैंने जिंदगी का जो मजा चखा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया और बहुत खुशगवार तजर्बा था। और मुझे लगता था कि मैं अब सेक्स के बगैर रह ही नहीं सकती। थोड़ी ही देर बाद इरम ने मेरी शलवार भी उतार दी और मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया। उसकी नजरें मेरी चौथ की तरफ थी, मगर जैसे ही मैं बेड पर लेटी इसने मेरी टांगें खोलकर इमरान को इशारा किया कि मेरी पैद चाटे। इमरान ने इरम के पास आकर उसके होठों पर किस करनी शुरू कर दी और इरम इसका तना हो अलिफ लोड़ा अपने हाथों में लेकर इससे खेलने लगी। मेरा एक हाथ अपनी चौथ पर और दूसरा मुँह पर था। फिर इरम मेरे करीब आई और कहने लगी, नौशी देखना, आज तुम्हें कितना मजा आएगा जब एक मर्द तुम्हारी कनवारी पैद को चाटेगा।
इमरान बेड पर मेरी टांगों के दरमियान आकर बैठ गया और मेरी टांगें खोलकर मेरी चौथ को देखा तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी चौथ है तुम्हारी सहेली की इरम। तुम्हें यकीन है कि इसकी चौथ मेरा लोड़ा बर्दाश्त कर लेगी और कोई मसला नहीं बनेगा। ये कहते ही इसने मेरी गुलाबी पैद के होठों को हल्के से चूम लिया। मेरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। जब इसके होंठ मेरी चौथ पर लगे तो मेरी आंखें मजे से बंद हो गई। इमरान ने मेरे गुलाबी रंग के दाने को अपने गर्म गर्म होठों में लेकर चूसा तो मैं मस्त सी हो गई। मजे से मेरे मुंह से सस्कारें निकल रही थीं। आह आह। इमरान पूरे मजे से मेरी चौथ के हवंटू नूना को चूस और चाट रहा था और मुझे जो मजा मिल रहा था वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोलकर देखा तो इरम भी बेड पर लेटी हुई इमरान का लोड़ा चूस रही थी और एक हाथ से इसके बड़े बड़े और गुलाबी रंग के टटूहे से खेल रही थी और इमरान मेरी चौथ को चाटने के साथ साथ इसके मुंह में ही अपने लूली से उस तरह घसे मार रहा था जैसे वो इरम की चौथ हो। थोड़ी देर बाद इरम ने इमरान का लोड़ा पन्ने मुंह से निकाला और इमरान को कहा कि वो ऊपर से आकर मेरी चौथ चाटे। इमरान समझ गया कि वो क्या कह रही है मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वो इमरान को किस पोजीशन का कह रही है। इमरान घूमकर मेरे ऊपर आया तो इसका लोड़ा मेरे नर्म नर्म गालों से टकराया। मैंने पहली बार इमरान की लूली को इतने करीब से देखा था और वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने उसको हाथ में लिया और उसके टोपे को चूम लिया। इमरान फिर से मेरी चौथ पर अपनी जबान रगड़ने लगा। इरम मेरे पास आई और इमरान का लिन पकड़कर मेरे चेहरे पर फेरने लगी। जब उसने लूली की टोपी मेरे होठों के करीब की तो मैंने अपने होंठ खोलकर लूली की टोपी को अपने मुंह में ले लिया। मेरे जहन में नाजिया आंटी आ गई। इनको भी मैंने उस तरह अशरफ अंकल का लोड़ा चूसते हुए देखा था। मैंने इमरान को लोली को चूसना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद न जाने क्या हुआ कि इमरान की लोली में नमकीन सा कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा लेसदार मादा सा निकला। मैं लोली को बाहर निकालना चाह रही थी मगर इमरान का लोड़ा चूसने में मुझे ऐसा मजा आ रहा था कि मैंने इसके लोली को मुंह से नहीं निकाला और इसका वो लेसदार मादा अंदर ही अंदर निगल गई। अचानक इरम ने मुझसे पूछा, नोशी तो कैसा महसूस कर रही है? मैंने कहा बहुत मजा आ रहा है इरम, मेरा तो दिल कर रहा है कि हम तीनों बस ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहें और बस ये सब कुछ कभी ना रुके। मेरी बात सुनकर इरम हंस दी और इमरान को कहने लगी, इमरान मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारे लूली का मजा लूटे। किया तुम इसकी कनवारी चौथ में अपना ये अकड़ा हो लोड़ा डालना नहीं चाहते? इमरान ने कहा, इरम तुम्हारी कजिन की चौथ इतनी प्यारी और मजे की है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसकी इस नम गुलाबी और कनवारी चौथ से अपने होठ हटाऊं। ये कहते हुए वो सीधा खड़ा हो गया और मुझे बेड के किनारे पर लेटने को कहा। मुझे समझ आ गई कि कैसे लेटना है, तो जैसे मैंने अशरफ अंकल के कहने पर नाजिया आंटी को बेड के किनारे पर लेटते देखा था वैसे ही मैं अपनी टांगें खोलकर बेड के किनारे पर लेट गई। इमरान का लिन बहुत तना हुआ था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था मगर इसका लोड़ा बैंगन से थोड़ा सी ही मोटा था। इमरान ने आगे बढ़कर अपने लहराते हुए लूली को मेरी छोटी सी पैद के ऊपर रख दिया और मेरे मम्मी पकड़ते हुए मुझसे कहा, नोशी क्या मैं लिन को अंदर करूं? मैंने धीरे से कहा, हाँ करो और पन्नी आंखें बंद कर ले। इमरान ने अपने लिन में से निकलने वाले लेसदार से मादे को मेरी चौथ पर मिला और धीरे धीरे लिन के टोपे को मेरी पैद के होंठों पर फेरने लगा। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ तो मैंने आंखें खोली। इरम मेरे चेहरे के ऊपर आकर उस तरह बैठ गई थी कि इसकी पैद मेरे होंठों के बिल्कुल करीब आ गई और मुझे इसकी पैद की खुशबू भी महसूस हो रही थी। इमरान ने अपने लिन का टूपा मेरी पैद के होंठों पर रखा और हल्का सीन दबाया तो इसका लिन चौथ के होंठों को खोलता हुआ अंदर धंसना शुरू हो गया। हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी मगर दर्द बर्दाश्त के काबिल था। लोड़ा अंदर जाना शुरू हुआ तो इरम ने अपनी चौथ थोड़ी को नीचे को की तो वो मेरे होंठों से टच होने लगी। इसने चौथ को मेरे होंठों पर मसलना शुरू कर दिया। मैंने अब इसकी चौथ को चाटना शुरू कर दिया और इमरान का लोड़ा धीरे धीरे मेरी पैद में घुसता जा रहा था और लड़की मजे से मस्त हुई जा रही थी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।